वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ दिस सीरीज दोस्तों। तो कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने भेजे थे मेरे पास जो कि राजस्थान ए और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन ये है, मैं आज उस क्वेश्चन को क्लियर करूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे छोटे छोटे कई क्वेश्चन बन सकते हैं इसको अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो। बोला जा रहा है कि एक मैग्नेटिक सर्किट है जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी हमें दी गई है 100। मतलब जो जो चीजें दिया गया है उसे हम लिखते जाते हैं। मतलब म्यू आर की वैल्यू हमें दी गई है 100। क्रॉस सेक्शन एरिया हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एरिया हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोर की लेंथ दी गई है 25 सेंटीमीटर। लेंथ हमें दी गई है 25 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ टर्न्स हमें दिए गए हैं कितने, 120। तो एन की वैल्यू हमें दी गई है 120। एमएमएफ हमें दिया गया है कितना, 100 एम्पियर टर्न्स, सॉरी 1000 एम्पियर टर्न्स। सही है। अब आपसे बोला जा रहा है कि द मैग्नेटिक कोर फ्लक्स क्या होगा। तो फाई की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो बहुत ही आसान सवाल है, देखिए इससे कई क्वेश्चन आपके बन सकते हैं डायरेक्टली। तो हमसे पूछा जा रहा है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है हमें पता है। फ्लक्स होता है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। अब देखिए यहां से एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इस इक्वेशन को क्या बोला जा सकता है। यह है ओम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक सर्किट। ओम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक सर्किट। हमें यहां से क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पे चाहिए फ्लक्स। एमएमएफ हमें दिया गया है 1000 एम्पियर टर्न, बट रिलक्टेंस डायरेक्टली नहीं दिया गया। और हम जानते हैं रिलक्टेंस क्या होता है, रिलक्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिलक्टेंस आपका होता है एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए। ये फॉर्मूला होता है रिलक्टेंस का। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो इक्वेशन सेकंड में रिलक्टेंस की वैल्यू रख दीजिए। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस दैट इज एल, और म्यू आर म्यू नॉट ए ऊपर चला जाएगा। अब सारी वैल्यूज आपको पता है, सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यूज को रखना है। एमएमएफ दिया गया है 1000, और आपको म्यू नॉट की वैल्यू अच्छे से पता होनी चाहिए, परमिएबिलिटी, राइट। तो कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। और आपको म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी दिया गया है 100। एरिया आपको दिया गया है कितना, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट हम निकाल लेते हैं मीटर में। 5 इंटू 10⁻⁻⁴। लेंथ आपको कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो 25 इंटू 10⁻⁻2 ये हो जाएगा मीटर में। तो यहाँ से जब आप फ्लक्स निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 0.25 मिली वेबर। सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डाउट आपका क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन जो है, बोला जा रहा है कि एक कॉइल है जिसमें 60 टर्न्स हैं। ठीक, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक कॉइल है जिसमें 60 टर्न्स हैं, और हमने इस कॉइल को एक कोर के ऊपर लपेटा हुआ है जिसकी परमिएबिलिटी है 400, और जो कॉइल का इंडक्टेंस है वो है 50 मिली हेनरी। अब बोला जा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, अगर हम कॉइल्स के टर्न को डबल कर दें और कोर को एक दूसरे कोर के साथ रिप्लेस कर दें जिसकी परमिएबिलिटी है 600, तो नया इंडक्टेंस क्या होगा। मतलब हमें इंडक्टेंस का रिलेशन चाहिए किसके साथ, नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स वेरी हो रहा है, और परमिएबिलिटी के साथ। तो हमें पता है L इज इक्वल टू, ये मैंने प्रूफ कराया हुआ है पावर सिस्टम में, एन एन स्क्वायर म्यू नॉट म्यू आर अपॉन एल। तो यहाँ पे देखिए हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स वेरी कर रहा है, रिलेटिव परमेबिलिटी को वेरी कर रहे हैं, यानी कि म्यू आर हमारा वेरी कर रहा है। एरिया सेम है, एरिया में कुछ भी हमने चेंजेस नहीं किए हैं, तो एरिया कांस्टेंट हो जाएगा, म्यू नॉट कांस्टेंट हो जाएगा, और लेंथ कांस्टेंट हो जाएगा। तो इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू आर इंटू एन स्क्वायर। सिंपल है। तो L2/L1 इज इक्वल टू म्यू आर टू अपॉन म्यू आर वन N2 बाई N1 का स्क्वायर। तो यहां से हमें L2 मिल जाएगा L1 N2 बाई N1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई म्यू आर टू
बाई म्यू आर वन। तो L1 पहला इंडक्टेंस हमें दिया गया है 50 मिली हेनरी, सो 10⁻⁻³ पहले नंबर ऑफ टर्न्स कितना था 60, बाद में हमने डबल कर दिए, बाद में 120 कर दिए, तो इसका स्क्वायर, पहले रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी थी 400, बाद में हमने कर दी 600, तो हमें फाइनल इंडक्टेंस मिल गया 0.3 हेनरी। राइट, चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन जो मेरे पास आया है वो है, एक कॉइल है जिसमें 1000 नंबर ऑफ टर्न्स हैं और उसको हमने एक कोर पे वाउंड किया हुआ है। उस कॉइल से जो करंट है वो फ्लो हो रही है 1 एम्पियर की, और वो 1 एम्पियर की करंट जब उस कॉइल से फ्लो होती है तो 1 मिली वेबर की फ्लक्स बनाती है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल क्या होगा? तो हम जानते हैं एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है इन द कॉइल, एनर्जी स्टोर्ड होता है हाफ L I²। तो हमें करंट तो पता है कितना फ्लो करा रहे हैं हम 1 एम्पियर की, इंडक्टेंस और पता चल जाए तो एनर्जी स्टोर्ड निकाल लेंगे। दिया क्या क्या गया है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया गया है 1000, और करंट हमें दिया गया है 1 एम्पियर, फ्लक्स दिया गया है 1 मिली वेबर। बस इतनी चीजें हमें दी गई हैं, यहां से हमें L की वैल्यू पता करनी है। तो L का एक और डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, याद करिए N∅I। तो L इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स 1000, फ्लक्स है 1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई करंट है 1, तो L हमें मिल गया 1 हेनरी, मतलब 1/2 इंटू 1 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज 0.5 जूल्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, करेक्ट। चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि एक अगर हम आयरन को रिमूव कर देते हैं किसी भी आयरन कोल्ड कॉइल से, मान लेते हैं, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि एक आयरन कोर है, इस पे हमने कॉइल को वाउंड कर रखा है, राइट, और ये हमारी क्या है कॉइल। आगे क्या बोला जा रहा है कि अगर हम कोर को, आयरन कोर को हटा देते हैं तो हमारे पास बच क्या रहा है, सिर्फ ये कॉइल। यहां पे आयरन कोर को हमने हटा दिया, तो आयरन की जगह पे क्या आ गया, एयर, मतलब अब ये हो गई एयर कोर्ड कॉइल। ठीक, अब बोला जा रहा है कि अगर हमने आयरन के कोर को हटा दिया तो इंडक्टेंस ऑफ एयर कोर्ड कॉइल, मतलब आयरन के पीस को हटाने के बाद कॉइल का इंडक्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? तो हम क्या जानते हैं, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, मतलब इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिएबिलिटी, करेक्ट, या रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो अब परमिएबिलिटी आयरन की क्या होती है, ज्यादा होती है। आप सभी जानते हो कि आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स को अलाउ करता है अपने थ्रू पास होने के लिए, यानी कि रिलक्टेंस बहुत कम है, परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा है। और एयर की परमिएबिलिटी क्या होती है, बहुत कम। तो एयर की परमिएबिलिटी बहुत कम होने की वजह से जो इंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सेकेंड केस में अगर हमने आयरन कोर हटा दिया तो इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल विल रिड्यूस। ये आपको समझ में आ रहा है। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, पांचवा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है कि एक आयरन कोर्ड चोक है जिसमें 2 मिलीमीटर का एयर गैप है, और ये 2 एम्पियर की करंट लेता है जब हम इसमें एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं 230 वोल्ट का। आगे बोला जा रहा है कि अगर हम एयर गैप को 2 मिलीमीटर से बढ़ा के 10 मिलीमीटर तक कर देते हैं तो करंट जो ये पहले 2 एम्पियर ले रहा था वो बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? तो देखिए, इसको अगर हम इक्वेशन के हेल्प से, रिलेशन के हेल्प से सॉल्व करें तो क्या होगा, फ्लक्स क्या होता है, MMF अपॉन रिलक्टेंस। फ्लक्स इज इक्वल टू, एमएमएफ क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। अब बोला जा रहा है कि हमने एयर गैप को 2 मिलीमीटर से बढ़ा के 10 मिलीमीटर कर दिया, यानी कि एयर गैप इंक्रीज हो गया।
एयर गैप इंक्रीज हो गया तो रिलक्टेंस इंक्रीज हो गया। अगर रिलक्टेंस इंक्रीज हो गया तो फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगी, बट हम क्या चाहते हैं, हमारी जो फ्लक्स है वो हमेशा कांस्टेंट रहे, क्योंकि हमने कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है। फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। तो अगर फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है, रिलक्टेंस बढ़ रहा है, तो एमएमएफ को इंक्रीज करना पड़ेगा। एमएमएफ तभी इंक्रीज हो सकता है, या तो आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो या करंट को बढ़ा दो। क्या आसान रहेगा? नंबर ऑफ टर्न्स को फिर से नहीं बढ़ा सकते, एक बार बढ़ गया तो वो एक बार कंस्ट्रक्ट हमने कर लिया तो ये हो गया, वो मुश्किल होगा फिर नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना। करंट को हम बढ़ा सकते हैं, तो करंट को इंक्रीज कर दिया, आप उतना ही इंक्रीज करिए जितना रिलक्टेंस इंक्रीज हुआ है, ताकि हमारी फ्लक्स कांस्टेंट रहे। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है करंट वुड बी, सो करंट विल इंक्रीज, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना अपना डाउट जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भेजते रहिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।